बच्चों हम अध्याय कर रहे हैं तीसरा और इस चैप्टर का ये दूसरा भाग है जिसमें हम करेंगे मेंडलवाद की पुनर्खोज और आनुवंशिक शब्दावली। मेंडलवाद की पुनर्खोज में हम उन वैज्ञानिकों के बारे में और उनके प्रयोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने मेंडलवाद यानी आनुवंशिकी के प्रयोगों को दुनिया के सामने वो लाए, और आनुवंशिक शब्दावली में हम आनुवंशिक प्रयोगों और आनुवंशिकी कि उन शब्दों के बारे में जानेंगे जो उपयोग किए जाते हैं। इन शब्दों के बारे में जानकर हम आनुवंशिकता, उनके नियम, सिद्धांत और प्रयोगों को भलीभांति समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेंडलवाद की पुनर्खोज। हमें पता है कि 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने मेंडल ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था और इसके बाद से लेकर 1900 तक इनके जो कार्य थे वो गुमनाम रहे, अज्ञात रहे, दुनिया के सामने नहीं आए और तत्कालीन यानी उस समय के वैज्ञानिक भी उनके जटिल प्रयोगों को समझ नहीं पाए जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण थे। 35 वर्षों तक मेंडल के कार्य अज्ञात रहे, परंतु 35 वर्षों के बाद सन 1900 में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक एक दूसरे से अनजान आनुवंशिकी के प्रयोग करते हुए उन्हीं नतीजों पर पहुंचे जिन पर 35 वर्ष पूर्व मेंडल पहुंचे थे। और ये वैज्ञानिक थे हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सरमैक। अब ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने तीनों ने अपने अलग अलग देशों में प्रयोग किए, परंतु इनको आपस में एक दूसरे के लिए पता नहीं था कि भाई जैसे कार्ल लॉरेंस को ह्यूगो डी व्रीज और एरिक वॉन सरमैक के बारे में नहीं पता था, एरिक को कार्ल और ह्यूगो के बारे में नहीं पता था और ह्यूगो को कार्ल और एरिक के बारे में नहीं पता था कि इस समय वो भी प्रयोग कर रहे हैं। परंतु जब उन्होंने मेंडल के नोट्स को देखकर दोबारा उन्होंने देखा कि हमारे तो प्रयोग मेंडल के नतीजों से मेल खा रहे हैं, तो उन्होंने जब दुनिया के सामने लेके आए तो संयुक्त रूप से उन्होंने इसको मेंडलवाद की पुनर्खोज का नाम दिया। और इनमें से जो ये ह्यूगो डी व्रीज है इन्होंने बाद में उत्परिवर्तनवाद में भी काम किया, उत्परिवर्तनवाद भी दिया इन्होंने। अब हम देख लेते हैं आनुवंशिकी की शब्दावली। तो उनमें वो कौन कौन से शब्द हैं जिनके बारे में हम जान रहे हैं बड़े ही सरल भाषा शैली में। और पहला है इसमें जीन। अब जीन किसका बना होता है? जीन वास्तव में डीएनए का एक खंड ही है। कहने का मतलब ये कि डीएनए का खंड ही जीन कहलाता है, या यूं कह दें कि एक जीन है वो डीएनए से बना हुआ होता है। परंतु पहले क्या था, वह क्या मतलब इनकी परिभाषा क्या थी? वह कारक जो आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है और लक्षणों को प्रकट करता है, इन्हें कहते हैं जीन। ये तो अब की परिभाषा है, परंतु मेंडल ने इन्हें क्या कहा? कारक, और बाद में इनको एलिमेंट नाम दिया, और जॉनसन ने बाद में इन्हें जीन नाम दिया। अब तो ये जीन कहलाते ही हैं, परंतु पहले मेंडल ने इन्हें एलिमेंट कहा था, उससे पहले ये कारक कहे जाते थे। क्योंकि एक जो जीन है ना वो कोई भी जीव में लक्षण को प्रकट करता है और उस जीव से उसकी संतति में लेकर जाता है और उन लक्षणों को नियंत्रित भी करता है। ये 3 मुख्य कार्य हैं जीन के। अब है युग्म विकल्पी। सरल सी बात है, शब्द ही दर्शा रहा है। युग्म का मतलब जोड़ा और विकल्प का मतलब ऑप्शन, यानी 2 विकल्पों का जोड़ा या विकल्पों का जोड़ा क्या कहलाएगा? युग्म विकल्पी। परंतु यहाँ पे विकल्प किसके हैं? देखिए, प्रत्येक जीव में एक जीन है वो एक या एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, परंतु विशेषकर मटर में हम देखें तो यहाँ पर लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। जैसे सारणी में हमने देखा लंबाई का लक्षण था तो लंबाई में लंबापन, उसके सामने बौनापन। फिर फली का रंग हरा है तो उसके सामने फली का रंग पीला। बीज गोल है तो सामने झुर्रीदार, बीज पीला है तो सामने हरा, यानी प्रत्येक लक्षण के विपरीत एक लक्षण होता है। इस प्रकार हमने वहां देखा कि हम प्रभावी लक्षण को ABCD के कैपिटल अक्षर से और अप्रभावी लक्षणों को हम ABCD के छोटे अक्षरों से लिख रहे थे, तो वो लक्षणों का जो जोड़ा है वो कहलाता है युग्म विकल्पी।
अब इनमें दोनों जो जोड़ा है उनमें दोनों लक्षण समान भी हो सकते हैं, यानी दोनों प्रभावी हो सकते हैं, दोनों अप्रभावी भी हो सकते हैं, और एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी भी हो सकता है। कैसे? तो मान लो जैसे दोनों प्रभावी आए तो बड़ा टी और बड़ा टी, दोनों अप्रभावी आए तो छोटा टी छोटा टी, एक प्रभावी और एक अप्रभावी आया तो एक बड़ा टी और एक छोटा स्मॉल टी आ जाएगा। मैं बड़े टी को हमेशा टी ही बोलूंगा, लेकिन स्मॉल अक्षरों को मैं स्मॉल बोलूंगा, जैसे टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, और ये हो गया टी टी। तो ये लंबेपन के लिए मैंने बताया है। बीज के लिए हो जाएगा, बीज के लिए हम देखें तो हो जाएगा आर आर, ये हो जाएगा आर स्मॉल आर, और ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जोड़े में दो लक्षण हैं और जोड़े में रह रहे हैं, तो दोनों प्रभावी हैं। इसमें एक प्रभावी, इसमें एक अप्रभावी है और एक प्रभावी है, और यहाँ पर दोनों अप्रभावी है। तो जब दोनों प्रभावी हों या दोनों अप्रभावी हों तो आपकी परिभाषा यहाँ पे साथ में ही क्लियर हो गई, वो कहलाते हैं समयुग्मजी। अब बच्चों को एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि जो ये वीडियो चल रहा है अभी, इसमें बच्चे जैसे अभी हैं मैं बता रहा हूँ वैसे के वैसे बच्चों को नोट्स बनाने हैं। जैसे पुनर्खोज हेडिंग डालनी है, पुनर्खोज हमने पीछे देखा, और वैसे के वैसे जो मैंने पुनर्खोज में लिखा है वैसे के वैसे आपको लिखना है। यदि आपको अतिरिक्त लिखना है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। चलो आइए चलते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी को जान लेते हैं। जब जोड़े के दोनों लक्षण समान हो, यानी देखो ये आपको दिख रहा है ना, कैपिटल आर ये समान है, स्मॉल आर तो ये भी समान है, तो ये कहलाएंगे समयुग्मजी। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना परिभाषा, वीडियो को रोक कर या मेरे बोलने के बाद में वीडियो को रोक लेना और रोक कर फिर परिभाषा लिख लेना। जब युग्म विकल्पी के दोनों लक्षण समान हो, अर्थात दोनों प्रभावी अथवा दोनों अप्रभावी हो, तो यह समयुग्मजी कहलाता है। इतना आपको लिखना है। इसके बाद में विषमयुग्मजी में आप देखेंगे तो इसमें देखो, वैसे एक पहले समझा दूं फिर लिखना क्या है वो बता दूंगा। जैसे एक आर बड़ा एक छोटा, यानी एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है। इसकी परिभाषा आपको कैसे लिखनी है बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। वैसे मैंने शॉर्ट में तो ये लिख दिया, जब युग्म विकल्पी के दोनों रूप असमान हो। ऐसे बोलेंगे, जब युग्म विकल्पी के दोनों रूप असमान हो, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हो, तो ऐसा युग्म विकल्पी विषमयुग्मजी कहलाता है। ये बात आपको लिखनी है। आप एक बार मैं जल्दी बोल रहा हूं तो एक बार सुनने के बाद में वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर इसको लिखिएगा, साथ में नोट्स बना लीजिए। प्रत्येक परिभाषा का मैं बोलूंगा, नोट्स ध्यान रखना यहां पर। अब आगे हम परिभाषा कर रहे हैं, पांचवी है लक्षण प्रारूप की। अब इसमें आपको इतना ही लिखना है, मैं बोल रहा हूं वैसे सरल है, मैं बोल रहा हूं आप नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। पांचवें का मैं बोल रहा हूं, जो आपको लिखना है वो ये लिखना है, किसी जीव के शरीर का बाहरी लक्षण उसका लक्षण प्रारूप कहलाता है। जैसे लंबा पौधा, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, तो ठीक है, इतना आपको लिखना है। तो इसमें अब समझ लीजिए, जैसे लक्षण प्रारूप में जो शरीर पर लक्षण उत्पन्न होता है जीव का, वो कहलाता है लक्षण प्रारूप, यानी बाहर का लक्षण। पौधा लंबा है तो लंबाई का, पौधे में बीज झुर्रीदार है तो ये बीज का आकार हो गया, पौधे में बीज का रंग पीला है तो ये बीज का रंग हो गया, पीला बीज है तो ये बीज का रंग हो गया। अब पहले मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा फिर मैं समझाऊंगा। अब छठे का क्या नोट्स बनाना आपको? छठे में आपको लिखना है, किसी जीव के लक्षण की आनुवंशिक संरचना जीन प्रारूप कहलाती है। जैसे टी टी ब्रैकेट में कर देना लंबापन, फिर टी स्मॉल टी ब्रैकेट में कर देना लंबापन, फिर स्मॉल टी ब्रैकेट में कर देना बोना। इस तरह से आपको लिखना है। अब आपको सातवां पहले मैं नोट्स बनवा देता हूं फिर समझा दूंगा। जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट हों वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, अथवा जो समयुग्मजी के साथ साथ विषमयुग्मजी में भी अपना प्रभाव दिखाए या प्रकट करे उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। इतना लिखने के बाद में जो आगे बोल रहा हूं वो भी लिख लेना। क्या लिखना है? जैसे पौधे की लंबाई में लंबापन, बीज के रंग में पीला, बीज के आकार में गोल आदि। इतना लिखना आपको। दूसरा आठवां जो है वो है अप्रभावी। जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट न हो, ये लिखना है आपको अभी।
जो मैं बोल रहा हूं, जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट न हो अथवा जो केवल समयुग्मजी में अपना प्रभाव प्रकट करे और विषम युग्मजी में अपना प्रभाव प्रकट न करें, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे पौधे की लंबाई में बौनापन, बीज के रंग में हरा, बीज की आकृति या आकार में झुर्रीदार बीज, ये आपको लिखना है अप्रभावी में। अब अप्रभावी लक्षण को हम कैसे, मैं बता रहा हूं आपको कैसे, कि समयुग्मजी में कैसे और विषम युग्मजी में कैसे। देखो ये पादप बेटा कैसे दिखेगा, लंबा दिखेगा, ये पादप कैसा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, परंतु बोना कब दिखेगा, जब अप्रभावी लक्षण दोनों ही हों तब। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो बीच वाला है ये विषम युग्मजी है और आसपास वाले दोनों हैं वो समयुग्मजी है। तो समयुग्मजी में लंबापन है, अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा है, प्रभाव दिखा रहा है, और यहाँ पर ये स्मॉल टी लास्ट में मैंने लिख रखा है, ये वाला ये दोनों ही स्मॉल टी हैं, दोनों ही प्रभावी हैं, परंतु अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समयुग्मजी है, दोनों ही एक जैसे हैं। परंतु जब प्रभावी और अप्रभावी साथ आ जाए तो आप जानते हो बेटा कि ये विषम युग्मजी है। तो विषम युग्मजी में पादप कैसे दिखेगा, लंबा। तो प्रभाव बड़े टी का हुआ या छोटे टी का, बड़े टी का हुआ ना, तो इसीलिए बड़ा वाला टी है वो प्रभावी लक्षण है, यानी लंबापन प्रभावी लक्षण है। तो ऐसे नहीं कि भाई एक तो बड़ा आ गया और एक छोटा आ गया तो पौधा तो न तो लंबा होगा और न ही छोटा होगा, बीच वाली हाइट का होगा, ऐसे नहीं होगा। या तो वो फुल लंबा होगा दिखने में या वो बोना होगा। तो बोने में तो सिर्फ स्मॉल टी होगा, लंबेपन में ऐसा लंबा भी हो सकता है और ऐसा लंबा भी हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि अप्रभावी लक्षण सिर्फ और सिर्फ दोनों जो स्मॉल टी है ना तभी वो अप्रभावी लक्षण बोनापन दिखाएगा, नहीं तो क्या है विषम युग्मजी और ये वाले दोनों में क्या है, ये जो दिखा रहा हूं नीचे में आपको, इन दोनों में ही प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव है दिखाएंगे। समझ आ गया आप? अब बेटा आगे चलते हैं। अब है एकल संकर संकरण, बड़ा ही सरल है ये, तो सीधी लिखना है इसमें कि जब एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर या एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो इसे एकल संकरण संकरण कहते हैं। एकल संकर संकरण कहते हैं। जैसे लंबेपन और बोनेपन के बीच में संकरण, एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर। मैं आपको एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण आगे की वीडियोज में बताऊंगा। अब है द्विसंकर संकरण, सरल सी बात है, या तो ऐसे बोल दो कि जब दो जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है, या सरल और लिख लो जब दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे गोल पीले बीज वाले पौधों का झुर्रीदार हरे बीज वाले पादपों के बीच संकरण, तो ये क्या कहलाया, द्विसंकर संकरण। वैसे ही क्या है त्रिसंकर संकरण में समान हो जाएगा, लिख लो जब तीन जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया जाता है तो ऐसा संकरण त्रिसंकर संकरण कहलाता है। जैसे गोल पीले बीज वाले लंबे पादपों का झुर्रीदार हरे बीज वाले बोने पादपों के बीच संकरण। ठीक है। अब बहुसंकर संकरण में जब अनेक लक्षणों को ध्यान में रखकर या बहुत सारे लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया जाता है तो ऐसा संकरण बहुसंकर संकरण कहलाता है। अब हम देख लेते हैं परिभाषा आगे की, जिसमें पहला है परीक्षण संकर संकरण। प्रथम पीढ़ी का अप्रभावी, लिखना ऐसा ही है, मैं बोल रहा हूं बुक में क्या लिखना आपको, प्रथम पीढ़ी का अप्रभावी समयुग्मजी जनक से संकरण क्या कहलाता है, परीक्षण संकर संकरण। समझ में आई आपको ये, एक बार तो इतना लिख लेना, समझ ना आए तो, और आगे मैं आपको ये समझा दूंगा, मैं बता दूंगा बेटा कि आपको ये परीक्षण संकर संकरण क्या है, इसी वीडियो में समझाऊंगा अंत में। अभी संकर पूर्व संकरण क्या है, विलोम संकरण या व्युक्त क्रम संकरण क्या है, जनक पीढ़ी क्या है, प्रथम पीढ़ी क्या है, दूसरी पीढ़ी क्या है, एकल संकरण अनुपात क्या है और द्विसंकर संकरण अनुपात क्या है, अभी समझा रहा हूं मैं आपको परिभाषा क्या लिखनी है 13वें में। जिनकी परिभाषा मैंने बोली है वो आप लिखना नोट्स में, और जिनकी परिभाषा मैंने एक्स्ट्रा ये बोलकर नहीं बोली कि भाई लिख लो, वो आपको उतनी लिखनी है जितनी की मैंने आपको अभी नोट्स में आपकी वीडियो में भी आपको दिख रही है ना, उतनी लिखनी है। और जिसके लिए मैंने बोला है कि बेटा इसकी आप लिख लो अलग से, वो आपको लिखनी है। तो परीक्षण संकर संकरण में क्या लिखना है मैं बोल रहा हूं, लिख लो। प्रथम पीढ़ी का अप्रभावी समयुग्मजी जनक से संकरण करवाया जाता है तो इसे परीक्षण संकर संकरण कहते हैं। जैसे टी स्मॉल टी का
स्मॉल टी के साथ है संकरण। तो हो गया ना, प्रथम पीढ़ी का अप्रभावी संयुग्मजीय जनक के साथ है संकरण। तो प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे ऐसे आते हैं, मैं भी बता दूंगा कैसे आते हैं। और अप्रभावी संयुग्मजीय कौन सा हो गया, ये हो गया। तो प्रथम पीढ़ी का अप्रभावी संयुग्मजीय जनक के साथ जब संकरण करवाया जाता है तो ऐसा संकरण परीक्षण संकर संकरण कहलाता है। जैसे टी स्मॉल टी के साथ है संकरण। अभी बता दूंगा आपको, जस्ट अभी बता दूंगा। संकर पूर्वज संकरण क्या है, प्रथम पीढ़ी का जनकों के साथ संकरण। चलो अब आगे समझ ही लेते हैं एक साथ बेटा, ये चीजें समझ लेते हैं। जैसे यहां पर हम समझ रहे हैं प्रभावी अप्रभावी जनक पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, एकल संकर संकरण, और इसी के साथ मैं जोड़ रहा हूं परीक्षण संकर संकरण और संकर पूर्वज संकरण। आपको एक साथ यहां पे समझा रहा हूं कैसे बेटा। देखो, मान लो हमने एक पौधा लिया जो शुद्ध लंबा है और एक पौधा लिया हमने जो शुद्ध बोना है। इतना आपको समझ में आ गया? ध्यान से समझना, बड़े आराम से, शांत चित्त से, बड़ा ही सरल है। दोबारा बोल रहा हूं, एक पौधा लिया हमने शुद्ध लंबा। ये शुद्ध लंबा मेरे को बताओ क्या है, जीन प्रारूप है या लक्षण प्रारूप है? ये है लक्षण प्रारूप, क्योंकि बाहर से लक्षण दिख रहे हैं ना, लंबापन है तो लक्षण दिख रहे हैं। बोना है तो ये भी लक्षण प्रारूप है, परंतु उनके जीन प्रारूप क्या होने चाहिए? एक तो होना चाहिए टी और एक होना चाहिए स्मॉल टी। अब ये दोनों के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो ये कहलाती है जनक पीढ़ी, और इसको हम लिखते हैं बेटा पी से। पी का मतलब पेरेंट्स यानी माता पिता, और यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा जनक। तो ये है जनक पीढ़ी। समझ में आ गया? जनक पीढ़ी। पीछे चलिए आप एक बार देखिए कैसे, ये देखो लिख रहा है ना, जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए आवश्यक पीढ़ी को जनक पीढ़ी कहते हैं। इसमें लिख लीजिएगा ऐसे 16वें में बोल रहा हूं दोबारा, संतति प्राप्त करने के लिए आवश्यक पीढ़ी को जनक पीढ़ी कहते हैं। तो यहां पर अब देख लो, ये वाली क्या है? जनक पीढ़ी है। एक ये इन दोनों को क्रॉस कराया तो ये क्या हो गई? जनक पीढ़ी हो गई। अब देखो कैसे, अब इनके बन गए युग्मक। यहाँ पे जो मैं ये बना रहा हूँ ना, ये वाले, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सिंगल कर दिया। यानी इसके मैंने दो भाग कर दिए, स्मॉल टी। इसके मैंने दो भाग कर दिए, बड़ा टी और बड़ा टी आएगा यहाँ पर, ये बड़ा टी। तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, यानी इसके तो साथ में देख लो, इसके ये दो भाग हुए अलग अलग, एक ये रहा और एक ये रहा। और इसके हैं ये दो भाग अलग अलग हुए, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो इनको अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग हमने किया नहीं है बेटा, बात को समझो। रियलिटी में होता क्या है कि जब ये तो हैं, जब पौधा हमने बीजा और वो उगा तब हमें पता चला कि बोना है। भाई बीज देखकर तो पता नहीं लगा सकते ना कि ये बोना है लंबा है। तो जब हमने बीजों को बीजा और वो उगे और वो पौधे बड़े हुए तब हमें पता लगा कि ये बोना है या लंबा है। इतना पता लग गया। अब क्या होगा? पौधे बड़े होंगे तो फूल आएंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि फूल में नर भाग और मादा भाग होते हैं। तो जब उनमें युग्मक बनेंगे ना, जब उनमें अंडाशय में जो है अंडाणु बनेंगे और जो परागकोश हैं उसमें परागकण बनेंगे, तब ये क्या है, दोनों के दोनों लक्षण अलग अलग हो जाएंगे। और जब परागण उड़कर वर्तिकाग्र पर जाएगा और निषेचन होगा तब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तब ये दोनों लक्षण अलग हो गए और ये वाले दोनों लक्षण अलग हो गए। अब क्या होगा? इनको मैच करवा दो साथ में। कैसे भाई? इसको और इसको मैच करवाया तो क्या बना? ये वाला। इसको और इसको, किसको? इसको और इसको मैच करवाया तो क्या बना? ये वाला। अब इसमें सीध में देखो, यहां पर देखो, ये आया है और यहां से ये आया है, तो क्या बन गया? दोनों टी स्मॉल टी। और यहां पर हमने देखा कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हमने मिलाया, यहां पर तो क्या बना? ये वाला बना। तो इस तरह से हम सिंपल ये सारणी बना लेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है, दोबारा बता देता हूं, ये बेटा है जनक पीढ़ी, क्रॉस कराया पी, ये है जनक पीढ़ी। ये आपको दिख रहे हैं, ये है युग्मक, ये युग्मक बेटा, और ये इधर वाले ये भी युग्मक हैं। और ये है ना सारी, ये वाली यहां से लेके यहां तक, ये है F1 पीढ़ी, ये सारी F1 पीढ़ी है। तो कैसे लिखेंगे परिभाषा? अब दोबारा उधर जाओ। प्रथम पीढ़ी क्या है? जनक पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी कहते हैं। द्वितीय पीढ़ी क्या है? प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी की संततियों का आपस में संकरण से प्राप्त पीढ़ी क्या कहलाती है? द्वितीय पीढ़ी। अब ये समझ में नहीं है कैसे, आगे चलिए वापिस। कैसे? जैसे ये बेटा है प्रथम पीढ़ी,
इसमें जनक कैसे लक्षण संततियां कैसी हैं, ऐसी हैं, इनको आपस में क्रॉस कराओ, यानी इसका और इसका आपस में करवा दो, तो इनसे जब आगे फिर ऐसी सारणी बनाकर जब हम करेंगे ना, तो ये क्या कहलाएगी, इससे बनेगी द्वितीय पीढ़ी बनेगी। थोड़ा समझा दूं बेटा कैसे, अगले पेज पर चलते हैं साफ पर कैसे। देखो मान लो हमने करवाया टी स्मॉल टी और टी स्मॉल टी करवाया, अब इसके क्या हो गए, दोनों अलग हो गए ना पार्ट, टी इसका स्मॉल टी, इसका दोनों अलग हो गए ना पार्ट, टी और इसका स्मॉल टी। अब देखो बेटा इसको इससे करो तो क्या हो जाएगा, टी टी, इसको इससे करो तो क्या हो जाएगा, टी स्मॉल टी। अब इसको इससे करो तो क्या हो जाएगा, टी स्मॉल टी, और इसको इससे करो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे 4 प्रकार की संततियां बन गई, आप देख सकते हो। तो अब ये बेटा क्या थी, ये प्रथम पीढ़ी के सदस्य थे ना, ये प्रथम पीढ़ी से लिए थे हम ना हमने, तो प्रथम पीढ़ी के सदस्यों को जब आपस में हम क्रॉस करवाते हैं तो जो लास्ट में 4 बने ना, ये कहलाती है F2 पीढ़ी, यानी कि द्वितीय पीढ़ी। समझ आ गया आपको। अब आप दोबारा देखिए, पीछे जाइए, परीक्षण संकर संकरण हो गया बेटा आपको, संकर पूर्वज संकरण, ये समझ लो दोबारा। सरल सी बात है कि जब संततियों का उनके जनकों के साथ में या तो इससे या इससे क्रॉस करवाते हैं तो ये क्या हो गया, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। परंतु इसमें भी जब ये वाला करवाते हैं ना, ये वाला कौन सा, प्रथम पीढ़ी का संयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं तो ये कहलाता है परीक्षण संकर संकरण, आपको पहले मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलिए, 2 हो गए, परीक्षण हो गया, संकर पूर्वज हो गया, विलोम हो गया। विलोम में क्या है, विलोम में सरल बात है बेटा कि जिसको हमने एक बार नर माना है उसको अगली बार मादा मान लो, और जिसको हमने मादा माना है उसको अगली बार नर मान लो। जैसे यहाँ पर है, आप देख लो कि हमने यहाँ पे इसको यदि नर माना है, क्योंकि एक नर और एक मादा होगा, तो ये हो जाएगा मादा, और जब आप अगली बार प्रयोग करो तो इसको तो मान लो आप मादा और इसको मान लेना नर, तो इसको कहते हैं व्युत्क्रम क्रम संकरण या विलोम संकरण कहते हैं। तो परीक्षण हो गया, संकर पूर्व संकरण हो गया, विलोम संकरण हो गया। क्या मैं एक बार बोल रहा हूं, 15वें का क्या लिखना है, जब संकरण में एक बार एक पादप को नर और दूसरे को मादा मानते हैं और अगली बार दूसरे को नर और पहले को मादा मानते हैं, तो इस प्रकार का जो संकरण है वो युक्त क्रम संकरण कहलाता है। यहां परीक्षण हो गया, संकर पूर्व संकरण हो गया, विलोम संकर संकरण हो गया, जनक पीढ़ी हो गई, प्रथम पीढ़ी होगी, द्वितीय पीढ़ी होगी, एकल संकर संकरण अनुपात और द्वितीय का सिंपल सी बात है, दोनों का बोल रहा हूं, लिख लो। एकल संकर संकरण से उत्पन्न संततियों का अनुपात एकल संकर अनुपात कहलाता है। और द्वि में क्या लिखोगे, द्विसंकर अनुपात में, द्विसंकर संकरण में उत्पन्न संततियों का अनुपात द्विसंकर संकरण अनुपात कहलाता है। अब बेटा बीच में ना यहाँ पे संकरण कर लेना, एकल संकर अनुपात द्विसंकर संकरण अनुपात, संकरण आएगा इसमें ना, इसमें यहाँ पर ये संकरण कर लेना, संकरण अनुपात कर लेना। और ये बेटा आपकी 20 की 20 परिभाषा पूरी होगी। प्रत्येक को मैंने आपको नोट्स बनाकर समझा दिया। फिर भी आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करना, जब आप मेरे को नोट्स बना के फोटो भेज रहे हो ना, तब नीचे नीचे वहाँ पर अपना प्रश्न लिख देना कि सर इसका क्या होगा, ये बात समझ में नहीं आई, आप इसको कृपया दोबारा बताइए। तो अगली वीडियो में क्या करूँगा, पहले मैं उन्हीं प्रश्नों को दोबारा रिपीट करूँगा और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अपना नाम और अपने पिताजी के नाम के साथ में, और वहाँ पर अपना क्वेश्चन भी लिख देना। ये तीनों आप भेज देना होमवर्क के साथ, ताकि पता लगे कि किन बच्चों ने होमवर्क किया है और किसने नहीं किया। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम करेंगे मेंडल के नियमों को विस्तार से। धन्यवाद।